बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर शेख हसीना का बयान, बोली इंसाफ दिलाने तक साथ रहूंगी। चक्रवात से तबाह श्रीलंका के लिए भारत का बड़ा सहारा, 45 करोड़ डॉलर की मदद का ऐलान। ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट की उल्टी गिनती शुरू, वी नारायणन ने तिरुमला मंदिर में की पूजा। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर। चिन्नस्वामी में नहीं दिखेंगे कोहली, विजय हजारे ट्रॉफी के मैच हुए शिफ्ट। अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के बाद माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इस घटना के विरोध में भारत की राजनीति दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आरोप है कि कट्टरपंथियों ने दीपू दास की हत्या की है। इस बीच बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। शेख हसीना ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य बताया। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी जताई। दीपू दास की हत्या पर शेख हसीना ने एक ऑडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा है कि दीपू पर लगाए गए आरोप झूठे थे और उनका कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। शेख हसीना ने सवाल उठाया है कि इस तरह की हिंसा करने वाले लोग आखिर कहां से आए हैं। उन्होंने कहा कि ये वही समाज है जिसे उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। शेख हसीना ने पीड़ित परिवार से धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जब तक वो जीवित है इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहेंगी। उनका कहना था कि किसी भी माता पिता के लिए ये सबसे बड़ा दर्द है। आपको बता दें कि इस घटना के खिलाफ बांग्लादेश के अलावा भारत और नेपाल तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेशी हाई कमीशन के पास जाने से पहले रोक लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में लेकर हटाया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों को सजा नहीं मिली तो आंदोलन और तेज होगा। कोलंबो की सियासी सरजमी पर भारत श्रीलंका दोस्ती की एक और मजबूत तस्वीर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने श्रीलंका दौरे के दौरान चक्रवात दितवा से हुए भारी नुकसान के बाद 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता का ऐलान किया है। यह पैकेज संकट की घड़ी में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को साफ तौर पर दर्शाता है। जयशंकर ने कहा है कि भारत न केवल राहत बल्कि पुनर्निर्माण के हर चरण में श्रीलंका के साथ खड़ा है। ये मदद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचे को फिर से पटरी पर लाने में सहायक होगी। इससे पहले भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तत्काल राहत पहुंचाई थी। नया सहायता पैकेज 35 करोड़ डॉलर के रियायती ऋण और 10 करोड़ डॉलर की अनुदान राशि के रूप में दिया जाएगा। इस फंड का उपयोग सड़कों, रेलवे, पुलों, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। भारत की यह पहल श्रीलंका के दीर्घकालिक विकास को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। कोलंबो में विदेश मंत्री जयशंकर ने राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं और एकजुटता का संदेश सौंपा है। जयशंकर ने कहा है कि भारत अब श्रीलंका की प्राथमिकता पर सीधे संवाद के जरिए सहयोग करेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को रेखांकित किया है। इसरो ने अमेरिका के नई पीढ़ी के संचार उपग्रह ब्लू बर्ड 2 को लेकर लॉन्चिंग की 24 घंटे की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इसरो के इस महत्वपूर्ण मिशन के पहले अध्यक्ष वी नारायणन आज तिरुमाला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने मिशन की सफलता के लिए पूजा अर्चना की और मिशन से जुड़ी अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया है कि यह सैटेलाइट अब तक का सबसे भारी और तकनीकी रूप से उन्नत उपग्रह होगा। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने बताया है कि LVM-3M6 रॉकेट का उपयोग कर ब्लू बर्ड 2 को लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह विशेष रूप से 4G और 5G कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। उनका कहना था कि यह मिशन अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल और इसरो की वाणिज्यिक इकाई यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से संचालित हो रहा है। लॉन्चिंग के बाद उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित होगा। आपको बता दें कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इसके जरिए उपयोगकर्ता कहीं भी कभी भी 4G और 5G वॉइस, वीडियो कॉल, मैसेजेस, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। 6100 किलोग्राम वजनी ये सैटेलाइट LVM-3 के प्रक्षेपण इतिहास में अब तक का सबसे भारी पेलोड होगा। इस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी उपलब्धियों और मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क विस्तार में अहम माना जा रहा है।
उन्नाव रेप केस में दोषी बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी है। हाई कोर्ट ने यह फैसला सेंगर द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया है, लेकिन जमानत के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसका कारण यह है कि उन्हें पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा काटनी बाकी है। कोर्ट ने जमानत के दौरान सेंगर के लिए कुछ शर्तें भी तय की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को आदेश दिया है कि वो पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्हें जमानत अवधि के दौरान केवल दिल्ली में रहने की अनुमति दी गई है। सेंगर की जमानत केवल अपील के निपटारे तक बरकरार रहेगी। इस फैसले के बावजूद उन्हें अभी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत आया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि ऋषिकेश में कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी के पुत्र सचिन अवस्थी का विवाह धार्मिक और भव्य माहौल में संपन्न हुआ। विवाह समारोह में राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और बौद्धिक जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संस्कार संपन्न किया। इस दौरान प्रख्यात कवि और वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास भी मौजूद रहे। विवाह स्थल के रूप में ऋषिकेश को चुना गया, जिसे देवभूमि के रूप में माना जाता है। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा है कि यह स्थान उनकी आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इसे केवल पारिवारिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। विवाह समारोह आध्यात्मिक वातावरण और पारंपरिक रस्मों के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद दिल्ली में आयोजित आशीर्वाद समारोह में कई केंद्रीय मंत्री और शीर्ष नेता शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती दिखी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शिरकत की। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेता, वरिष्ठ न्यायाधीश और नामचीन अधिवक्ता भी समारोह में पहुंचे। सभी अतिथियों ने नव दंपति सचिन अवस्थी और नुपुर को आशीर्वाद दिया। समारोह देर शाम तक चला और अच्छे से संपन्न हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार शहर और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी नजर आई। नेशनल हाईवे से लेकर शहर और ग्रामीण सड़कों तक वाहन चालक फॉग लाइट और इंडिकेटर जलाकर बेहद सावधानी से चलते दिखे। ठंड और कोहरे की वजह से आम लोगों को सुबह के समय घरों से निकलने में काफी परेशानी हुई। चौक चौराहों और बाजारों में आवाजाही कम रही। कई जगह पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते और बचाव करते नजर आए। मौसम की मार का असर दिनचर्या पर भी साफ दिखाई दिया। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल और स्कूली जीवन पर देखने को मिला है। लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस करीब 3 घंटे की देरी से लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंची, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। बुजुर्ग यात्रियों को ठंड में प्लेटफॉर्म्स पर खड़े रहना पड़ा। वहीं स्कूली बच्चों को भी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में स्कूल पहुंचने में दिक्कतें हुई। कई अभिभावक बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने पहुंचे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे के और बढ़ने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए श्राइन बोर्ड ने नए नियम लागू कर दिए हैं। नए साल और त्योहारों के मौसम में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भक्तों को अपनी यात्रा 24 घंटे के भीतर पूरी करनी होगी। जो श्रद्धालु रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड यानी कि RFID लेकर यात्रा करेंगे, उन्हें इस कार्ड में 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी। अगर वे इस समय पर यात्रा शुरू नहीं करते हैं तो उन्हें कार्ड दोबारा बनवाना पड़ेगा।
बाणगंगा से पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी 24 घंटे के भीतर वापस बाणगंगा रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा रोपवे के टिकट धारक भक्तों के लिए भी समय सीमा तय की गई है। भैरव घाटी तक रोपवे यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को 2 घंटों के भीतर अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। कटरा और मंदिर परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम और सैकड़ों कैमरों की मदद से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। नए नियमों के बावजूद श्रद्धालु काफी संतुष्ट नजर आए। क्रिसमस और नए साल से पहले लखनऊ समेत कई शहरों से आए भक्तों ने भीड़ नियंत्रण के नए प्रावधानों की सराहना की। उन्होंने कहा है कि इस तरह के दिशा निर्देशों से यात्रा सुचारू और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सकेगी। यात्रियों का मानना है कि ये बदलाव आने वाले वर्षों में यात्रा को और अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिनेमा और भावनाओं का खूबसूरत मेल उस वक्त दिखा जब अमिताभ बच्चन ने अपनी नाती अगस्त नंदा की फिल्म में किस देखी। फिल्म देखने के बाद बिग बी की भावनाएं साफ झलक उठी। उन्होंने इसे सिर्फ एक नाना की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक गंभीर दर्शक की राय बताया। अमिताभ ने कहा है कि स्क्रीन पर अगस्त को देखकर उन्हें उसका सपना पूरा बचपन याद आ गया। जन्म से लेकर आज तक का सफर उनकी आंखों के सामने घूम गया। यह अनुभव उनके लिए निजी भी था और बेहद गर्व से भरा भी। बिग बी ने इस पल को जिंदगी का सबसे खास एहसास बताया। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में अगस्त के अभिनय की खुलकर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि अगस्त का अभिनय परिपक्व सधा हुआ और किरदारों में पूरी तरह ढला हुआ दिखा। बिग बी के मुताबिक जब अगस्त फ्रेम में होते हैं तो नजरें खुद ब खुद उन्हीं पर टिक जाती हैं। उन्होंने साफ किया है कि यह पारिवारिक लगाव नहीं बल्कि ईमानदार दर्शक की प्रतिक्रिया है। फिल्म की कहानी, लेखन और निर्देशन को उन्होंने लगभग बेदाग बताया। फिल्म में सिमर भाटिया और दिवंगत धर्मेंद्र भी नजर आएंगे। अमिताभ के अनुसार फिल्म खत्म होते होते आंखें गर्व और खुशी से नम हो जाती हैं। फिल्म 21 भारतीय सेना के वीर अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। यह 1971 के भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि में बनी बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है। अरुण खेत्रपाल को अद्भुत साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता थे। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक श्रीराम राघवन ने किया है। यह फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है। बेंगलुरु से आई खबर ने क्रिकेट प्रेमियों के उत्साह पर ब्रेक लगा दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी के बेंगलुरु में होने वाले सभी मुकाबले अब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेले जाएंगे। सुरक्षा कारणों से कर्नाटक सरकार के निर्देश पर मैचों को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट कर दिया गया है। इस फैसले में दिल्ली और आंध्र के बीच होने वाला पहला मुकाबला भी शामिल है। इस मैच में विराट कोहली और ऋषभ पंत के खेलने की पुष्टि थी। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी ने इस बदलाव की जानकारी दी है। इससे फैंस को चिन्नास्वामी में कोहली को देखने का मौका नहीं मिलेगा। इस फैसले के साथ ही बेंगलुरु में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में दर्शकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। दोनों टीमों को उनके प्री मैच ट्रेनिंग सेशन के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही तैयारी करने को कहा गया है। इससे पहले इन मुकाबलों को अलूर से चिन्नास्वामी शिफ्ट किया गया था। केएससीए ने सीमित दर्शकों को एंट्री देने का प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि सरकार की ओर से सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले भी बिना दर्शकों के बड़े मुकाबले की मेजबानी कर चुका है। अब एक बार फिर फैंस को स्टेडियम से दूर रहकर मैच देखने पड़ेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यह हफ्ता गर्व और बदलाव दोनों लेकर आया है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है। दीप्ति महिला टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 पर बन गई हैं। उन्होंने यह मुकाम भारत श्रीलंका घरेलू टी20 सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन के दम पर हासिल किया।
विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में दीप्ति ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 1 विकेट चटका। इस प्रदर्शन में उन्हें 5 रेटिंग पॉइंट मिले हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पछाड़ दिया है। दीप्ति अब केवल 1 पॉइंट की बढ़त के साथ शीर्ष पर काबिज है। भारत की जीत ने उनकी उपलब्धि को और खास बना दिया है। दूसरी ओर महिला ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारत की स्मृति मंधाना को नंबर 1 का ताज गंवाना पड़ा है और अब वो दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट्स ने आयरलैंड के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। वॉलवर्ट्स ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के साथ ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 का दर्जा पाया है। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज मौजूद हैं। स्मृति मंधाना दूसरे और जेमिमा रोड्रिगेज 10वें स्थान पर बनी हुई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यह दौर नई उपलब्धियों और कड़ी प्रतिस्पर्धा का संकेत दे रहा है। तो फिलहाल के लिए देश और दुनिया की खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।